हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी अव्ययभाव समास के बारे में, जो कि एक समास का ही भेद है। समास की जो परिभाषा है उसके जो भेद है वो मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। देखिए, इसमें जो है अव्ययभाव समास का सूत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है और इसके उदाहरण किस प्रकार से चलते हैं, तो आज मैं ये सब आपको बताऊंगी। तो देखिए, इसमें पहला जो है समास का भेद वो है अव्ययभाव समास। इसका जो सूत्र है वो है पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्यय भाव। देखो, पूर्व पदार्थ प्रधानों का मतलब होता है कि पूर्व पद प्रधान हो वह अव्ययभाव समास होता है। देखिए, इसकी परिभाषा क्या है कि जिस समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। इस समास में पहला पद अव्यय यानी उपसर्ग तथा दूसरा पद संज्ञा होती है, ये दोनों मिलकर अव्यय हो जाते हैं। देखिए किस प्रकार से, एक तो यहाँ पर आ रहा है अव्यय, ठीक है। इसमें जो पहला जो पद होता है वो क्या होता है, अव्यय या उपसर्ग। संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं, ठीक है। और अव्यय वो होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते। किसी भी लिंग, किसी भी पुरुष, किसी भी वचन और किसी भी विभक्ति में जिसका परिवर्तन नहीं होता है वो अव्यय कहलाते हैं। तो देखिए, अव्यय भाव समास के उदाहरण। देखिए, अव्यय वैसे बहुत सारे होते हैं और उपसर्ग जो है 22 होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मेन जो है वो अव्यय लिए हैं। तो देखिए, पहला जो अव्यय मैंने लिया है यहाँ पर उदाहरण के लिए वो है अनु, ठीक है। अनु उपसर्ग का प्रयोग पश्चात एवं योग्यम अर्थ में किया जाता है। इसमें प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अनु क्या है, अव्यय और उपसर्ग भी है, ठीक है। तो इसका जो प्रयोग है वो किस में किया जाएगा, पश्चात, यानी इसका जो अर्थ है वो क्या निकलेगा, पश्चात। एवं योग्यम अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो है प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब किस प्रकार से, देखो, पहले दिया हुआ है यहाँ पर समस्त पद, फिर इसका समास विग्रह किया हुआ है, फिर इसका अर्थ। तो इसमें पहला है अनुरथम, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला वर्ड क्या है, अनु, ठीक है। जब यहाँ पर अव्यय होता है तो इसका मतलब है कि ये अव्ययभाव समास है, ठीक है। जिसका जो पहला पद है, ठीक है, ये इसकी पहचान है कि अव्ययभाव समास को किस प्रकार से अपन पहचानेंगे। तो ये देखो, जो सबसे पहला जो पद है वो क्या है, अव्यय है। तो यही इसकी पहचान है कि ये अव्ययभाव समास है। तो अनु और रथम जो हो गई क्या है, वो संज्ञा हो गई, ठीक है। तो अब देखिए, अनु का मतलब तो होता है पश्चात और रथ जो है ये, ठीक है। अब इस रथम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके समास विग्रह करेंगे। तो अब देखो, रथम की जो षष्ठी विभक्ति है वो क्या होगी, रथस्य, और अनु का अर्थ होता है पश्चात। तो इसका विग्रह क्या हो गया, रथस्य पश्चात, ठीक है। अच्छा, जिसका अर्थ क्या होगा, रथ के पीछे। अगला है अपना अनुग्रहम। तो ग्रहम जो है इसमें क्या लगेगी, षष्ठी विभक्ति, क्योंकि अनु का तो अर्थ पश्चात होता है। तो इसमें षष्ठी विभक्ति होगी ग्रह से पश्चात, घर के पीछे। अगला है अपना अनु विष्णु। अच्छा, विष्णु की जो षष्ठी होगी वो किस प्रकार से होगी, विष्णु पश्चात। इस प्रकार से इसका विग्रह होगा, जिसका अर्थ है विष्णु के पीछे। अनुपदम। तो देखिए, इसमें पदानाम पश्चात, पैरों के पीछे। अनुलतम, लताया पश्चात, लता के पीछे। अब देखो, यहाँ पर लता जो शब्द है वो क्या है, स्त्रीलिंग का है। तो स्त्रीलिंग के ही शब्द रूप के अनुसार हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो योग्यम का, ये तो हो गई पश्चात का, अब चलेगा अपना योग्यम। अनुरूपम। अब देखो, कोई भी रूप, गुण, दोष, ठीक है, इस प्रकार से जो शब्द आते हैं उनके साथ योग्यम लगता है, ठीक है। इसके साथ हम पश्चात नहीं लगा सकते, ठीक है। तो देखो, अनुरूपम, तो रूपस्य योग्यम, ठीक है। यहाँ पर अनु का जो अर्थ है वो बदल जाएगा, अनु का अर्थ क्या हो जाएगा, योग्यम।
ठीक है। अगला इसमें अनुगुणम, तो गुणा नाम योग्यम, गुणों के योग्य। तो इस प्रकार से ये है अनु उपसर्ग, ठीक है, और या फिर अनु अव्यय। तो अव्यय भाव समास का पहला उदाहरण है। अच्छा, सेकंड उदाहरण देखिए इसमें। सेकंड जो उपसर्ग है वो है उप उपसर्ग, ठीक है। देखो, उप उपसर्ग का प्रयोग समीपम अर्थ में करते हैं। अब देखो, उप का जो अर्थ है वो क्या होता है, समीपम या पास में, और प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि अनु में कौन सी विभक्ति लगेगी, उप में कौन सी विभक्ति लगेगी। तो यहाँ पर तो देखो, अनु में भी षष्ठी विभक्ति है और उप में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग ही होगा, लेकिन इसका जो अर्थ है वो बदल जाता है। अनु का अर्थ तो होता है पश्चात या योग्यम, और उप का जो अर्थ है वो होता है समीपम, ठीक है, समीपम, जिसका अर्थ दूसरा क्या निकलता है, पास में। अच्छा, इसके उदाहरण हैं, पहले समस्त पद है उसका समास विग्रह करेंगे और फिर उसका अर्थ। पहला है इसमें उपगंगम। अब देखो, गंगम जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का है, तो स्त्रीलिंग के ही शब्द रूप अपन चलाएंगे यहाँ पर। तो स्त्रीलिंग का जो शब्द रूप है गंगा का, ठीक है, तो गंगा की जो षष्ठी विभक्ति है वो क्या होगी, गंगाया, और उप का अर्थ क्या होगा, समीपम। तो इसका विग्रह किस प्रकार से करेंगे अपन, गंगाया समीपम, गंगा के समीप या गंगा के पास। उपकृष्णम, अब कृष्ण जो है वो पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग राम के अनुसार अपन विभक्ति लगाएंगे इसमें, तो कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के समीप। उपराजम, अब यहाँ पे राजम है यानी राजा, ठीक है, इसका जो षष्ठी विभक्ति है वो क्या बनेगा, राज्ञ, ठीक है, राज्ञ समीपम। अब एक बात और आपको ध्यान रखनी, अगर आप लोगों को ये शब्द रूप याद है तब तो आप इनको बहुत अच्छे से कर पाओगे, और अगर आपको शब्द रूप याद नहीं है तो आप इनको कभी भी नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है आपको पहले शब्द रूप याद करना। तो आप लोग सारे स्टूडेंट्स जो है पहले शब्द रूप याद कर लेना, उसके बाद ही आप लोग ये समास विग्रह कर पाओगे। चलो आगे देखते हैं। राज्ञ समीपम यानी राजा के समीप। उपनदम, ठीक है, अब नदम जो है यानी नदी, स्त्रीलिंग है, तो इसमें क्या बनेगा, नद्या समीपम, नदी के समीप। उपगुरु, अब गुरु जो है उकारांत है, तो उकारांत के अकॉर्डिंग ही क्या बनाएंगे अपन, इसके शब्द रूप बनाएंगे। तो गुरु का जो षष्ठी विभक्ति है वो क्या लगेगी, गुरो समीपम, गुरु के समीप। उपवधू, वध्वा समीपम, वधु के समीप। उप यमुनम, यमुनाया समीपम यानी यमुना के समीप। अब यहाँ पर यमुना स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के अनुसार ही शब्द रूप बनाएंगे। उपतटम, तटस्य समीपम, तट के समीप। तो इस प्रकार से ये उप के उदाहरण हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स।